हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका हृदय से आज के अपने इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया है आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और अब हम बिल्कुल एंड ऑफ द स्टेज में अपने आर्ट एंड कल्चर के हैं। ये आपका लास्ट सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम यहाँ पर संगम साहित्य को पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है, पेशेंस रखिए, मैं बताती हूँ। अभी तक हम 2-3 लेक्चर्स में हमने 3 पार्ट्स में क्या किया था, मेंस आंसर राइटिंग को किया। तो फिर मैंने देखा कि ये जो संगम साहित्य का जो टॉपिक है इससे भी मेंस में प्रश्न पूछा गया है, तो क्यों ना इस टॉपिक के पर्टिकुलर हिस्से को हम पढ़ा दिया जाए हमारे द्वारा, ताकि आप इसको देख लें, समझ लें और फिर अगर इससे कोई प्रश्न बनता है पीटी या मेंस में तो आप उससे करने में कैपेबल हों। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, इसको चुना है ताकि आपसे अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे करने में कैपेबल हों। तो यहाँ पर हम फटाफट से जल्दी से देखते हैं ये संगम साहित्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बाकी सब्जेक्ट में जैसे बाकी आर्ट एंड कल्चर के जो भी हमारे टॉपिक्स थे उनको समझा, उसी तरह से उसका ही एक हिस्सा है, तो ये भी ना छूट जाए, इसके कारण इसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। तो अब आपका कुछ विशेष रूप से छूटा नहीं है। तो ये कराने के साथ साथ इसके साथ मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में मेंस क्वेश्चन पूछा गया इससे संबंधित वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर। फिर हमारा एक लेक्चर हार्डली और रह जाएगा जिसमें बचे हुए 2-3 क्वेश्चन जो मेंस के होंगे उसको कवर करा दिया जाएगा, अगर ऐसा है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लेक्चर की बात करें तो यहाँ हम संगम साहित्य को देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो बच्चे अभी नए हैं उनके लिए जरूरी सूचना कि आपने अगर एडमिशन नहीं लिया है अभी तक, जो कि 7 जून से हमारा बैच 6 स्टार्ट हो चुका है, अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। 10 जून तक आप इसमें एडमिशन लेते हैं अगर, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं SV लाइव, जिसके बाद आपको ये इसकी जो फीस है मात्र 17,499 रुपए में प्राप्त हो जाएगी। यदि आप और लेट करेंगे तो ये फीस बढ़ सकती है। तो अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए, भरपूर उपयोग, इसका लुफ्त उठाइए। तो जल्द से जल्द एडमिशन लें। इसमें डेली आपको शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, तो अपने टीचर के साथ डायरेक्ट आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो अभी भी देरी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लेके खुद को एनरोल करिए। बात करें मैं अपनी यहाँ पर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा फेसबुक हैंडल है। इसके बाद टेलीग्राम ID है मेरी शिल्पी वर्मा 22। इस पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाती है। वहाँ पर आप चाहें तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई आंसर राइटिंग भेजना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं। इन दोनों पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। संगम जो शब्द है बेसिकली वो संस्कृत से लिया गया, जिसका मतलब ही होता है मिलन, यानी कि गोष्ठी करना, कवियों का मिलन, कवियों का सम्मेलन, एक तरीके से उनकी गोष्ठी करना। ठीक है, कविताओं के बारे में चर्चा जो है चर्चा परिचर्चा होना। तो यहाँ कह रहे हैं संगम शब्द जो संस्कृत से लिया, इसका मतलब होता है मिलन, यानी कि मिलना। संगम मतलब किसी चीज में जुड़ जाना। ठीक है, एक तरीके से यहाँ संगम का अर्थ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के क्षेत्र में तमिल विद्वानों और कवियों के मिलन से है। अब इसको ऐसे समझिए, ये यहाँ पर साउथ संगम साहित्य जो है वो द्रविड़ साहित्य की बात करता है, दक्षिण भारत के जो कुछ हिस्से हैं उनकी बात करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चोल, चेर और पांडे 3 क्षेत्र संगम संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो आपका चेराज, ठीक है, चोलाज और आपका पांडास जो है, इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्षेत्र के संगम साहित्य की बात कर रहे हैं जो कि कृष्णा, ठीक है, और तुंगभद्रा नदियों के क्षेत्र में तमिल विद्वानों और कवियों के मिलन से है। तो उस समय पे जो गोष्ठी या सम्मेलन हुआ करते थे, मिलन हुआ करता था, उन सब के बारे में यहाँ पर हम अलग अलग उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि वहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, जिसको मेंस में भी पूछा गया है। संगम साहित्य में लगभग इतनी कविताओं की रचना की गई, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे अहम अगम, जिसको अहम, यहाँ पर 2 तरह के पार्ट होते हैं जिसमें संगम साहित्य में, अहम और पुरम। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मेंस में आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है इस शास्त्रीय साहित्य में कि अहम मतलब व्यक्तिपरक प्रेम को आधार बनाकर इन कविताओं की रचना की गई। वहीं पुरम वीरता, नैतिकता, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन को बेस बनाकर कविताओं की रचना की जाती है। तो 2 आधार हैं एक तरीके से, जिन पे आधार पर संगम साहित्य में रचनाकार रचना करते हैं, जिसमें अहम, जिसमें व्यक्तिगत प्रेम आधार की बात करता है। इनकी कविताओं में इसी को बेस बनाकर कविताएं लिखी जाती है। फिर वही दूसरा आधार है पुरम, जिसमें रीति रिवाज, वीरता की बातें, ये सब चीजों को बेस बना के कविताएं लिखी जाती है, क्योंकि हर रचनाकार के पीछे एक बेस होता है, उसकी कहानी का एक बेस होता है।
तो उस बेस की आधार पर ही वो अपनी कहानियों को गढ़ता है, अपनी रचना को गढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संगम साहित्य में कविता एटुटो कोई नामक 8 संग्रहों में व्यवस्थित थी। जैसे आप देखेंगे पत्तू पत्तुस या फिर दश गीत, ये 10 लंबी कविताओं का संग्रह है। इन शब्दों को थोड़ा सा याद रखिएगा, पीटी में पूछ लेते हैं ये, ठीक है। पतिने निकल जो कनक्कू है वो 18 सदाचार परक गीत है, आप इसको आगे समझेंगे। देखिए, इस समय के जो प्रमुख संत थे उनके बारे में समझिए, क्योंकि आप आंसर राइटिंग में जब करेंगे तो ऐसे नाम को पुट करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे संत तिरुवल्लुर, तो संगम साहित्य में कुरूल का योगदान दिया इन्होंने। इसमें महाकाव्य, राजनीतिक शासन और प्रेम के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, संत अव्वैयर, इस प्रसिद्ध महिला संत, ये प्रसिद्ध महिला संत थी जिसने संगम साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसे कुछ संत और कवि रहे हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान उस समय के साहित्य में दिया है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगर जरूरत पड़े तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन रचनाओं के बारे में बहुत बताना जरूरी है जिनके बारे में यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको रचनाकार की मंशा समझ आएगी। जैसे तोल्काप्पियम, ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तिरुक्कुरल जो है वो इसकी रचना की गई है, किसके द्वारा, तिरुवल्लुवर के द्वारा। ठीक है, और ये पुस्तक से जीवन के प्रति, यहाँ पर देखिए, जीवन के प्रति धर्मनिरपेक्ष, नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो तिरुक्कुरल है, ये इसके रचनाकार कौन थे, तिरुवल्लुवर थे, उनके द्वारा ये लिखा गया। इसमें उन्होंने किन किन बातों के बारे में बताया, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी को आधार बना के हम अपनी आंसर राइटिंग करेंगे। मणिमेखलाई, ये चटनार द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डायरेक्ट इस तरह से मैच द फॉलोइंग में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस पुस्तक में तमिल समाज और उनकी राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। उस समय की परिस्थितियों को उजागर करने का प्रयास किया। भाई, कवि या रचनाकार क्या बताएंगे। हमने कला के बहुत सारे स्वरूप पढ़े, जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य हो गया और मूर्ति कला हो गया, हमने वास्तुकला पढ़ा, ठीक है, पेंटिंग इत्यादि को पढ़ा। तो ये भी कला का एक स्वरूप है। साहित्य क्या है, हमारे समाज का दर्पण है, तो इसके बारे में भी पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा उस समय की क्या परिस्थितियां रही थी। तो अलग अलग रचनाकारों ने अपने काव्यों या ग्रंथों में इस तरह से उनको दर्शाने का प्रयास किया गया। देखिए, यहाँ पर शायद थोड़ा सा समझ आ रहा हो। तोल्काप्पियम, ये जो है बेसिकली ये रचना, ये मैंने एक बुक से एक पिक्चर लिया है जिसका रचनाकार कौन है, तोल्काप्पियर है। और इन्होंने एक इसमें तमिल भाषा के बोलने और सीखने से संबंधित व्याकरण किया है। इसमें जीवन के 2 चरणों, देखिए वही अहम और अगम, और दूसरा पुरम के बारे में चर्चा की गई है। इसमें प्राचीन तमिल भूमि के सांस्कृतिक इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है, भौगोलिक इतिहास भी दिया गया है। तो तोल्काप्पियम किसके द्वारा लिखी गई, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें वो यहाँ मेंशन है। शिल्पाधिकारम, ये प्रारंभिक तमिल महाकाव्य है। और एक साधारण दंपति है, उनके बारे में यहाँ मेंशन किया गया, जैसे कन्नगी, उसके आप देखेंगे कि पति कोवलन और कवलान की बाद में बनी प्रेमिका माधवी की दुखद प्रेम कथा इसमें दी गई है। शिल्पाधिकारम का अगर हम शब्द का संधि विच्छेद करें तो देखेंगे इसका मतलब क्या होता है कि एक पायल की कहानी, और ये कन्नगी से संबंधित होती है। ये कहानी कन्नगी के आसपास ही घूमती है और पांडेयन वंश के दरबार में न्याय नहीं होने के कारण अपने पति को खो देती है। कुछ इस तरह की प्रेम गाथा, एक दुखद थोड़ी प्रेम गाथा को दर्शाया गया है। और इस तमिल महाकाव्य में लेखक इलांग आदिगल द्वारा कावेरी नदी, सूर्य, चंद्रमा और पुम्पुहार शहर की प्रशंसा की गई है। इसमें लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है इसमें जैन तत्व भी विद्यमान है। ये मैं डिटेल में बता दे रही हूँ, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। आप बस ये समझ पाएंगे ये जो ग्रंथ या काव्य लिखे गए हैं उसके अंदर क्या कहानियां लिखी गई हैं, तभी तो आप आंसर राइटिंग में उन्हीं विशेष रूप से उनको मेंशन कर पाएंगे। बड़ी मेखला, ये भी एक तमिल महाकाव्य जिसकी रचना सत्तनार द्वारा लगभग 6वीं शताब्दी में की गई थी। ये एक प्रेम विरोधी कथा है जो प्रारंभिक तमिल महाकाव्य में प्रेम कथा का परिणाम है। इसमें कवलान और माधवी की सुंदर प्रतिम बड़ी मेखले के वर्णन किया गया है। महायान बौद्ध मत की भिक्षुणी थी। तो ये भी माना जाता है ये जो ये श्रृंखला है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे यहाँ पर जैन तत्व देखे गए वैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म के तत्व भी थोड़े से देखे गए हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक बार प्रश्न आया है तो मैं सोच रही थी एक बार आपको पता चल जाए, एटलीस्ट आप उससे रूबरू हो जाए। अब इसमें कुछ जैसे संगम युग के महाकाव्य शिल्पाधिकारम हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, एलंगो आदिगाल द्वारा इसकी रचना की गई। इसे तमिल साहित्य में जो है इलियड माना जाता है। बड़ी मेखले, ये शीतलय सन्नार द्वारा इसकी रचना की गई। तमिल साहित्य में ओडिसी नाम से इसको जाना जाता है। जीवक चितना बड़ी, ये आप देखेंगे तिरुतक्क देवर द्वारा इसे लिखा गया है। तमिल जन जीवन और समाज के विषय में इन ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अभी हमने पीछे भी देखा था, अलग अलग कहानियों के बारे में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में अलवारो और नैनारो के
नयनारों से हुआ। अलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अलवारों के बारे में क्या है कि ये विष्णु के भक्त थे और नयनार शिव भक्त हुआ करते थे। अलवार कवियों में अंडाल नाम एक महिला थी, इत्यादि चीजों के बारे में बताया गया। मेन पर्पस बस ये है, जिस प्रश्न को हम टैकल करने वाले हैं उसे कैसे टैकल करना है उसको हमें यहाँ पर विशेष रूप से समझना है। तो एक बैकग्राउंड समरी बनाने के लिए, एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको ये समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारा प्रश्न शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2013 में शायद यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि उस समय की राजनीतिक दृष्टि इतनी उपयोगी नहीं दिखती? क्योंकि वहां की जो रचनाएं मिली है ना, जैसे शिल्पाधिकारम आपने देखा, मणि मेखलाई देखा, ये सब जो रचनाएं हमें मिली उनसे हमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है रादर देन राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमको ये तीनों चीजें यानी कि इनका आर्थिक और संगम साहित्य उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को हमें व्याख्यायित करना है, और फिर इनके राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है। मतलब उस हमें ये नहीं बताना कि उपयोगी नहीं, हमें थोड़ा सा कंटेंट उसके बारे में डालना होगा, लेकिन हमें मेन फोकस वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बताना है कि सामाजिक परिस्थितियों में कि वहाँ पर धर्म कैसा था, वहाँ पर महिलाओं की परिस्थितियाँ कैसी थी। ठीक है, समाज में सब तरह के वर्ग के व्यक्तियों की बात होती है, तो महिलाओं के बारे में भी बताया जाएगा, कितना क्या उनका सहयोग था, राजनीति में क्या उनका योगदान था, इत्यादि चीजों को बताना है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। हमें एज इट इज नहीं लिखना है, हमें अपने तरीके से अपने स्वरूप में इसको लिखना है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि संगम साहित्य का जो संकलन है 3वीं ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि हम इंट्रोडक्शन का पार्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दक्षिण में संगम साहित्य की बात करें तो हमें संगम साहित्य के बारे में बताना पड़ेगा। उनकी एक दो रचनाओं के साथ हम लिख सकते हैं। दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास की हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, ईसा पूर्व इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, शिल्पाधिकारम इत्यादि एक दो रचनाओं के साथ इसका हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मेन बॉडी में वही आपको राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बताया गया है। तो आख्यात्मक संगम ग्रंथों से राज्य गठन की जानकारी मिलती है, न्याय व्यवस्था, कर संग्रह का वर्णन मिलता है। वहाँ के और भी ऐसे अनेक जो है ग्रंथ है जिनसे हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। तो उदाहरण देखेंगे, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का ज्यादा वर्णन है। संगम साहित्य सामाजिक आर्थिक इतिहास की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें वहां पता कम चला है उसके बारे में। ठीक है, संगम साहित्य शासकों की वीरता, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। जैसे पुरम में हमने देखा था, अहम और पुरम की बात करें तो पुरम का जो बेस था वो यही था। इस साहित्य में स्थानों, वंशों और राजाओं पुरातात्विक साक्ष्य कम मिलते हैं। संगम साहित्य में महत्वपूर्ण जानकारी धर्म, अर्थव्यवस्था और तात्कालिक समाज के बारे में पता चलता है हमें। इसके बाद संगम साहित्य में युद्ध और पशुहरणों की चर्चा मिलती है, वो भी हमें उनके ही वक्तव्यों से या उनके लिखित चीजों से देखने को मिलता है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत यहाँ पर व्यापार और लूट का धन और कृषि से प्रचुर आय प्राप्त हुआ है। ये भी सब हमें ग्रंथों से ही पता चला है, वहां पर कैसी क्या परिस्थितियां थी, आर्थिक स्थितियां उनकी कैसी थी, क्या काम करते थे वो। तो जब हम बहुत डिटेल में जाएंगे, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, जितना पूछा गया है उसको बस हमें यहाँ मेंशन करना है। मुख्य उद्योग, इनके उद्यम या फिर क्या क्या जो है इनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे वस्त्र उद्योग किया करते थे, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध उरैयूर। तो उरैयूर आपको पता चला, अच्छा ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप विदेशी व्यापार में भारी मात्रा में सोना प्राप्त किया जाता था, क्योंकि उस समय की इनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर थी। क्योंकि चोलों के समय पे आप देखेंगे काफी समृद्ध वो राजा हुआ करते, चोर चेल और जो मैंने नीचे बताया। नियमित कर प्रणाली का अभाव यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद मणि मेखले और शिल्पाधिकारम सवाई जी की स्थिति का वर्णन करती है। तो अभी हमने देखा इसमें क्या स्टोरी बताई गई थी, उनको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बताते हो, पूरी स्टोरी को कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस उसका सार लिख देना है हमें। ठीक है, समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था मजबूत नहीं थी। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। स्टार्टिंग में जब हम साहित्य पढ़ते तो वेद, ऋग्वेद, जितने भी 4 वेद है उनके बारे में स्टार्टिंग पता चलता है। ये संगम साहित्य की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उच्च जातियों में सती प्रथा काफी प्रचलित थी उस समय, तो एक प्रथा विवाह व्यवस्थित थी। दास प्रथा का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप देखेंगे जाति वर्ण व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, तो दास प्रथा का भी उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं हम? ऐसे बता सकते हैं कि संगम साहित्य सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इतिहास में निर्माण में अगर हम राजनीति की बात करें तो उतना अपेक्षाकृत उतना योगदान नहीं है, क्योंकि वहां पर इन्हीं चीजों को ज्यादा उन्होंने वर्णन किया है। क्योंकि आप ये समझिए, आप क्यों नहीं, राजनीति में कुछ उतार चढ़ाव होंगे, उसको तो इन्होंने सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताने का प्रयास किया। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई कवि या राज दरबारी आप सोचिए लिख रहा है किसी के राज दरबार में बैठ के किसी राजा के बारे में, तो उसके नेगेटिव पॉइंट तो वो लिखेगा नहीं, इतनी गुस्ताखी तो कर नहीं सकता।
तो वहाँ पर उनकी अच्छी चीज़ों का बढ़ चढ़ाकर बड़बोलापन करके उसको मेंशन किया जाता है, ताकि राजा थोड़ा विशेष रूप से मतलब अच्छा दिखे, बड़ा दिखे। वहाँ पर उसको वृहद और बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसकी महत्वता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण चीज़ें भी लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पर बस यही पूछा गया था कि संगम से संबंधित एक प्रश्न था, तो मुझे लगा ये छोटा-सा एक टॉपिक जो है, हालाँकि इसमें कई सारे पार्ट हैं पर उसकी ज़रूरत नहीं थी अभी, तो इतना समझ लीजिए, बाकी कभी ज़रूरत होगी तो उसको आपको अपडेट करा दिया जाएगा। और जो भी लेक्चर्स मैं पढ़ाती हूँ, अगर उसमें कोई डाटा या कोई ऐसी चीज़ है, तो हो सकता है अभी मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ समय बाद उसका डाटा बदल जाए, तो उसको अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि वो डाटास बदलते रहते हैं। जैसे यूनेस्को में कौन-सी धरोहर को शामिल किया गया, किसको निकाला गया, इत्यादि चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है। बाकी ये है कि ये लेक्चर आपका आज हो गया है, तो ऑलमोस्ट आपका 99% आज आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया है। अगर रह जाते हैं 1-2 प्रश्न मेंस के, तो आपको वो फ्राइडे या मंडे में हर हाल में मिल जाएँगे, ठीक है? फिलहाल जो है अभी अपना ध्यान रखें, फ्राइडे को तो ये लेक्चर मिल ही रहा है आपको, तो फिलहाल अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 7th ऑफ जून से, ठीक है, 7th ऑफ जून से हमारा जो क्लासेस है वो शुरू हो गई हैं। तो 7th ऑफ जून से हमारा बैच 6 शुरू हो गया है। बैच 6 शुरू हो गया है, आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोचिए, एडमिशन लीजिए, और मेरा कोड SV लाइव इस्तेमाल करेंगे तो आपको विशेष रूप से छूट मिलेगी, जिसके बाद आपको फीस 17,499 रुपए में ये जो कोर्स है वो आपको हासिल हो जाएगा। तो और देरी मत करिए, क्योंकि सुनहरा अवसर है, और लेट करेंगे तो बाकी के बैचेस जब शुरू हो जाते हैं तो बच्चे बीच-बीच में मैसेज करते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे लाइक 10 जून तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, तब भी ठीक है। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को और सुनिश्चित करें, और अपना पूरा फ़ोकस पढ़ाई पर लगाएँ, क्योंकि 28 मई के पेपर से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी कि सही रणनीति और सही तरीके से गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और जल्द जैसे ही एक आध वीडियो ये जो बची है वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएँगे। मेंस को ध्यान में रखते हुए कोई नया विषय हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, तो इससे पहले नया विषय शुरू हो, सबसे पहले आप इन सब को कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके लिए वो सरप्राइज़ है, इसे सरप्राइज़ बना रहने दीजिए। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।